नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनावी शोर थम गया है। चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी दिग्गजों ने और जो दल हैं उनके दिग्गजों ने अपना पूरा जोर लगाया है और प्रत्याशी डोर टू डोर हैं। लेकिन चुनावी शोर थमने से पहले दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियों से चुनावी प्रचार अपने चरम पर रहा। राजनेताओं की बयानबाजी से माहौल गरमाया रहा। रैलियों, जनसभाओं और रोड शो के दौरान आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनेताओं ने एक दूसरे को जमकर निशाने पर लिया। लेकिन इसी बीच महिला आरक्षण बिल और ममता के करीबियों पर ईडी की लगातार कार्रवाई ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। चुनावी माहौल में महिला आरक्षण बिल का संसद में गिरना और ईडी की छापेमारी और गिरफ्तारियां बड़ा चुनावी मुद्दा बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सड़क किनारे एक दुकान पर रुककर झालमुड़ी खाने के वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं, जिसको ममता ने निशाने पर लिया। अब जो मुद्दे हैं वो तो है ही, लेकिन ईडी की कार्रवाई और महिला आरक्षण बिल ने राजनीतिक बहस को एक नई दिशा दे दी है। अब एक तरफ जहां एजेंसी की सक्रियता है तो दूसरी ओर इसे लेकर सियासी घमासान, यानी चुनावी रण अब सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं बल्कि जांच एजेंसियों के एक्शन तक भी पहुंच गया है। और महिला आरक्षण पर बवाल तो है ही। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के इसी चुनाव घमासान पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अरे यही खाएंगे, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बनाए। কৃষক হাসে চাপাগান হাসে জয় জোহার রে সবাই মিলে ভালো থাকে এই বাংলায় রে। टीएमसी सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की सगी है। আরে আমাদের রোজই তো ইডি রেড করছে। আর কত অত্যাচার করবেন, আর কত ভোট কাটবেন। देश के दो बड़े चुनावी राज्यों पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण के मतदान से पहले चुनावी शोर अब थम चुका है। लेकिन उससे पहले चुनावी रण में सियासी पारा अपने चरम पर रहा। दोनों ही राज्यों में दिग्गज नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो और जनसभाएं कर माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों, नेताओं और राज्यों के मुख्यमंत्री ने स्टार प्रचारक के रूप में चुनावी रण में अपना पूरा दम दिखाया। तो वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एमके स्टालिन से लेकर अन्य स्थानीय दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनावी शोर थमने से पहले मुद्दों और बयानबाजी का जोर जमकर चला। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया। एसआईआर, भ्रष्टाचार, लैंड जिहाद, घुसपैठ, महिला अत्याचार जैसे मुद्दों पर टीएमसी को आड़े हाथों लिया। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा पर जोर रहा तो वहीं भयमुक्त बंगाल का नारा दिया। भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर 15 साल के कुशासन को खत्म कर सत्ता परिवर्तन का दावा किया है। लेकिन भाजपा के दावों पर पलटवार ममता दीदी ने भी जोरदार किया। टीएमसी ने बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाया। रोजगार बनाम योजनाएं, सुरक्षा बनाम सियासत और पहचान बनाम विकास के बीच लकीर खींची। तो वहीं विकास, ईडी की कार्रवाई को केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, महिला आरक्षण, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जमकर सियासी वार पलटवार देखने को मिला। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखे हमले किए। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और घुसपैठ जैसे मुद्दों को लेकर उन्हें निशाने पर लिया। 15 साल में टीएमसी की निर्मम सरकार में जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था वो आज देश के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन की तैयारी कर रहा है। टीएमसी की निर्मम सरकार में युवाओं की भर्ती में लूट, गांव की सड़क में लूट, सिर्फ और सिर्फ लूट ही लूट। 15 साल में उन्होंने लूट करने में पीएचडी कर ली है। আরে আমাদের রোজই তো ইডি রেড করছে। ইলেকশনের সময় কেন ভাই? তোমার মনে পড়লো তুমি আমাদের এজেন্সিগুলোকে বলছো যারা আমাদের পার্টির কাজ করে বাংলা ছেড়ে চলে যাও। তোমার তো 50টা আছে, আমাদের ক্ষমতা নেই, আমাদের একটা আছে। শুনুন, ওদের ভয় দেখালে ওরা আমার দলের সাথে যুক্ত হবে এবং আমরা ওদের চাকরি দেবো। আর কত অত্যাচার করবেন, আর কত অনাচার করবেন, আর কত ভোট কাটবেন। मोदी के निशाने पर ममता, भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज का आरोप।
टीएमसी सरकार को भ्रष्ट और क्रूर बताया। कहा बंगाल के लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं दिया। घुसपैठ का मुद्दा, मोदी ने चेतावनी दी, घुसपैठियों के कारण बंगाल अपनी पहचान खो रहा। ममता सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए अवैध प्रवासियों को बढ़ावा दे रही है। कानून व्यवस्था पर प्रहार, पश्चिम बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा चुनाव नतीजों के बाद भय का माहौल खत्म हो जाएगा। शाह के निशाने पर ममता, भाजपा की सरकार बनने पर घुसपैठ को पूरी तरह रोक दिया जाएगा। ममता सरकार में माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं। 4 मई के बाद भाजपा सरकार बनने पर महिलाएं रात में भी सुरक्षित महसूस करेंगी। भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज, टीएमसी पर कोयला घोटाले और शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के आरोप। शाह ने कहा सरकार बनने के बाद ममता का सिंडिकेट राज खत्म किया जाएगा। वंशवाद की राजनीति, चुनाव के बाद भतीजे अभिषेक बैनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहती है ममता। 25 कुटी पर जाए कोई गुंडे की हिम्मत नहीं होगी आंख उठाने। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ये आयरन सिटी को हम फिर से आयरन सिटी बनाने का काम करेंगे। जो हवा में जहर घोला है इसको बंद करेंगे। बीजेपी किछु करेनी, बीजेपी उल्टे আপনার পকেট কেটে টাকা নিয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর জন্য 8000 কোটি টাকার বিমান, 10 লক্ষ টাকার স্যুট আর 1500 কোটি টাকার বিজেপির পার্টি অফিস বানিয়েছে। আপনার বাড়ির টাকা বন্ধ। কখনো এসআইআর এর নামে লাইন, কখনো নোটবন্দির নামে লাইন, কখনো এলপিজি গ্যাসের নামে লাইন। তাই আগামী 23 তারিখ লাইনে দাঁড়িয়েই কিন্তু জবাবটা দিতে হবে। मैं ऐसा मानता हूं कि बंगाल में लोगों ने राज्य सरकार को 3 मौके दिए, केंद्र सरकार को 3 मौके दिए और दोनों सरकारों में आपस में इतना खिंचाव रहा, इतना टकराव रहा कि बेवजह बंगाल के लोगों को नुकसान हुआ है। और अब पहली बार कांग्रेस पार्टी पूरे स्टेट में हर सीट पर चुनाव लड़ रही है। कार्यकर्ता में उत्साह है। भाजपा के आरोपों पर ममता बनर्जी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी पर बंगाल की छवि खराब करने और राज्य विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर संविधान को कमजोर करने, बंगाल को जलाने की साजिश रचने और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर राज्य को डराने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी रैलियों में इसे बंगाल की अस्मिता की रक्षा की लड़ाई बताया। ममता बनर्जी के पलटवार, संविधान और लोकतंत्र का मुद्दा। ममता ने कहा कि भाजपा देश में संविधान को खत्म कर रही है, बंगाल के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को खतरा पैदा कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप, केंद्रीय एजेंसियों ईडी सीबीआई द्वारा उनकी यात्राओं में बाधा डाली गई। ईडी सीबीआई पर टीएमसी नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। ईडी की कार्रवाई को केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, बीजेपी की साजिश बताया। बंगाल की अस्मिता की रक्षा, भाजपा दिल्ली और गुजरात से बंगाल को नियंत्रित करना चाहती है, बंगाल कभी नहीं झुकेगा। भाजपा की रणनीति पर हमला, भाजपा के बंगाल विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा भाजपा राज्य में दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है। विकास पर जोर, ममता ने अपनी सरकार के विकास कार्यों पर भरोसा जताया, केंद्र पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। टीएमसी का मतलब टेरर है, माफिया राज है और करप्शन है। और इस करप्शन को, इस टेरर को, इस माफिया राज को केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार समाप्त करेगी। जैसे यूपी में गौ हत्या होने नहीं देंगे और हिंदुओं को मटक बटने नहीं देंगे, इस आह्वान के साथ कार्य हो रहा है। ऐसे ही बंगाल को भी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में काम करना है। आने वाले चुनाव वाले दिन 23 तारीख तक दुश्मन बहुत सावधान रहता है, चालाक भी है, चतुर भी है, फूट भी डालता है। लेकिन हम और आप अगर इकट्ठे रहे तो दुनिया की कोई ताकत भाजपा को जीतने से रोकेगी नहीं। इतनी सारी एजेंसियां केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी आपने छोड़ दी। राजनीतिक उद्देश्य दिखता हुआ एक हारा हुआ बीजेपी, खोया हुआ बीजेपी, जिसकी कोई दिशा नहीं है, जिसकी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, बंगाल के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं है। यही तो दिख रहा है। बंगाल को बदनाम करो और बंगाल के वोटरों को एसआईआर द्वारा वोट अधिकार छीन।
अब आरोप प्रत्यारोप और अपने अपने मुद्दों के दम पर ममता और भाजपा आमने सामने है। बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश की है, तो वहीं टीएमसी ने चौथी बार सरकार बनाने के लिए अपनी कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा जताया है। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी वक्त में महिला का आरक्षण का मुद्दा और ममता के करीबियों पर केंद्रीय एजेंसियों के छापे क्या गुल खिलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब इंतजार 2 दिन बाद 23 अप्रैल का है, जब तमिलनाडु की सभी और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें मतदाता तय करेंगे कि किसके वादों पर भरोसा जताना है और किसे सत्ता की चाबी सौंपनी है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वेस्ट बंगाल में पहले चरण का जो दौर है वो थम चुका है। सवाल इस बात का होता है कि कैसे इन चीज़ों को अब आगे ले जाएंगे और ये जो पहला चरण है ये अपने आप में कितना अहम होगा। इसलिए ये बातें हो रही हैं क्योंकि पहले चरण में जिस तरीके से नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक पार्टी को आगे विजय दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो इन चीज़ों को हमें समझते हुए जो सीट्स हैं उनका भी आकलन करना है और जो एक समुदाय है, कौन कौन सा वर्ग, कौन कौन से लोग वहां पे हैं इस प्रथम चरण में जो मतदान करेंगे और नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी हो उनको जीत दिलाएंगे। तो हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमचंद जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद एहतिशामुल हक, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। एआईएमआईएम का पक्ष रखेंगे जावेद अहमद। जावेद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर कुमार राकेश। कुमार राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत खेमचंद जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। खेमचंद जी अनम्यूट करके अपनी बात रखिए प्लीज। सॉरी राखी जी, आप अपना सवाल रिपीट करेंगे? हाँ, मैंने सवाल किया ही नहीं था सर, मैंने तो बस इतना ही पूछा था कि आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए अभी मेरी आवाज आ रही है। ठीक है खेमचंद जी, महत्वपूर्ण बात है कि पहला चरण जो है, अब क्योंकि चुनाव प्रचार तो थम चुका है, ठीक है, एक दिन का वक्त और बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा क्योंकि पहले चरण में जो वोटिंग होनी है, जो मतदान होना है, उसमें नंबर ऑफ सीट्स दूसरे चरण के कंपैरिजन में ज्यादा हैं। बड़ी निर्णायक माना जा रहा है इस प्रथम चरण को। और जो सीट्स हैं उनके अकॉर्डिंग यदि समझने की कोशिश करें तो प्रथम चरण में हर तबके के लोग मतदान करेंगे। शहरी इलाका भी है, आदिवासी इलाका भी है, मुस्लिम बहुल भी है और जो चाय बागान के मजदूर हैं वो भी हैं। तो कितनी बड़ी एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए इस प्रथम चरण के मतदान के बाद जो शुरू होगा? देखिए, मेरे बहुत सारे मित्र सहयोगी वहां पे गए हुए हैं जो दिल्ली से भी हैं और उनका जो फीडबैक है, आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, एनडीए के फेवर में जबरदस्त लहर है और वहां पे लोग अल्टरनेटिव चाहते हैं, टीएमसी से निजात चाहते हैं, टीएमसी से अलग सरकार चाहते हैं और अलग सरकार अल्टरनेटिव भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनका बहुत ज्यादा विश्वास है और मैं कह सकता हूं कि सेकंड इतना आसान नहीं। हमारे कार्यकर्ता लाखों की संख्या में रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमारा नेतृत्व वहां जाके संवाद कर रहा है। संवाद का माध्यम रैली भी है, संवाद का माध्यम वहां पे जिस तरीके से रोड शो निकाले जा रहे हैं वो भी है और इंटेलेक्चुअल तरीके से भी अलग अलग फोरम पे अलग अलग तरीके से डायलॉग चल रहे हैं। तो हमारा नेतृत्व, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर्स सभी वहां पे लगे हुए हैं और जिस तरीके से जनता खुद से, जनता के जो लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं लेकिन जिनको लगता है कि भाई आज पश्चिम बंगाल में बदलाव होना चाहिए, तो फिर पश्चिम बंगाल को जिस तरीके से ममता दी ने 14-15 साल में बर्बाद किया है, उससे पहले लंबे समय तक वहां पे कम्युनिस्ट का राज रहा, उन्होंने बर्बाद किया। अब पश्चिम बंगाल को अगर हमें दूसरे राज्यों की तरह डेवलप करना है, उत्तर प्रदेश की तरह डेवलप करना है, गुजरात की तरह डेवलप करना है, उसे आगे ले जाना है, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना या एनडीए की सरकार लाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी चीज को ना तो आसान समझते हैं, ना ही बहुत ज्यादा कठिन समझते हैं। हम अपने परिश्रम पे, अपने काम पे और अपने नेतृत्व की शक्ति पे विश्वास रखते हैं, अपनी आइडियोलॉजी पर विश्वास रखते हैं और उसी के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें पश्चिम बंगाल की जनता का समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और मई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। शिवानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी।
शिवानंद जी, ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रही है कांग्रेस? नहीं, क्या आपका क्वेश्चन क्या है ये? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ कि आपका जो समर्थन है, या आप क्या वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार देख रहे हैं? मैं तो बस ये पूछना चाहती हूँ। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो समर्थन देंगे ही नहीं, कभी चाहेंगे नहीं कि वहां कमल खिले। तो ममता दीदी लगातार जिस तरीके से अभी तक जो जीत कर निकली हैं, उस परिप्रेक्ष्य में मेरा सवाल था कि आप किसका समर्थन में हैं? मैं वैसे गठबंधन वाली बात नहीं कर रही, मैं सपोर्ट करने की बात कर रही हूँ। देखिए, राकेश जी, गुड इवनिंग, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। मेरे मित्र संदीप जी, राकेश जी, खेमचंद जी, सब अपने अपने चल रहे हैं, उसमें कोई नहीं है। 100% पहले जो चीफ मिनिस्टर थे पश्चिम बंगाल के, वही बनने जा रहे हैं, और तमिलनाडु में स्टालिन सर बनने जा रहे हैं। कितना भी आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, पूरा टीम, पूरा मंत्रिमंडल लगे हुए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, माननीय बोलता हूँ, माननीय ज्ञानेश कुमार गुप्ता सर, डॉक्टर संधू जी, डॉक्टर जोशी जी, सब लोग उनके तरफ से सब पूरी तरह से बीजेपी का कार्यालय में झंडा लगा के कार्यकर्ते बन के बैठे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। महिला आरक्षण लेकर आया, महिला आरक्षण तो हमने 2023 में इंडिया गठबंधन हमने पूरी तरह से आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, मोदी सरकार को सपोर्ट करके हमने बिल हमने पारित किया था। वो आज तक नहीं कर रहे। करनी और कतनी इनका अलग है। महिलाओं के बारे में रिस्पेक्ट नहीं है, हमेशा अपमान करना। देश में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने, राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल जी बने, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी जी बने। इन्होंने ही देखिए राजस्थान की जो रानी साहिबा को हटा दिया, और जम्मू कश्मीर में मुफ्ती जी को हटाया, मायावती जी को हटाया, उमा भारती जी को हटाया। महिला, और वो भी दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर बैठे वो भी आधा बैठे, क्योंकि उधर तो ये नहीं है, कुछ पावर नहीं, कुछ नहीं। खेमचंद जी को भी, मेरे मित्र को भी पता है, पूरा कंट्रोल आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे। कोई बात नहीं, करनी और कतनी इनका अलग है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया। महिलाओं के बारे में आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी सोचना चाहिए। किसान बिल नहीं लाया, 700 किसान मर गए। हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली नहीं आने दिया। महंगाई चरम पर है। युवा युवती को रोजगार नहीं है। महंगाई चरम पर है। मुद्रा लोन नहीं मिल रहे। मुद्रा लोन महिलाओं के लिए मैंने जो रिपोर्ट निकाला, 8% भी न पूरा भारत देश में महिलाओं के लिए नहीं। शौचालय, आदरणीय देश के बाद शौचालय बनाए, बोला महिलाओं के लिए शौचालय आज भी नहीं है। मैं महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई से या कहीं भी, दिल्ली भी जाता हूँ या कर्नाटका में, आज भी महिलाओं के लिए आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी शौचालय नहीं बनाए। मैं इंतजार कर रहा हूँ कब बना रहे। और दूसरी बात, आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी पीएम ऑफिस में कितना महिला है, IAS, IPS, सीबीआई, ईडी, आज भी एक भी महिला प्रमुख नहीं बने। ये दुख की बात है। महिलाओं को आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मैं देखिए, ये सब कुछ होने के बाद इसमें एक आके रुकता है, ट्रेड डील। मैं आज ज्यादा आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनको कितने गाली दिया, क्या गाली दिया, पूरा लिस्ट बना रहे। उसमें जो पार्लियामेंट हाउस में जो बात रखते हैं उनको सस्पेंड करते हैं। जो बाहर हमारे देश से जो कांग्रेस के जो स्पोक पर्सन है, जो कोई भी कुछ भी बात रखे, उनके ऊपर FIR होता है। हम डरने वाले से नहीं। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, इस तरह से काम चल रहे। युवा युवती के बारे में सोचना चाहिए। ये चुनाव आएंगे, जाएंगे, हारेंगे, जीतेंगे, लेकिन देश सर्वोपरि है। देश के सामने नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। डोनाल्ड ट्रंप का जो चल रहे, आज भी नाटक, डोनाल्ड ट्रंप ड्रामा, हर चीज में डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। हर जगह पे कहीं भी जाइए, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा झूठ बोल रहे हैं। आज ईरान देखिए, इसराइल देखिए, अमेरिका, महंगाई चरम पर है। उस बारे में देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी सर के अपेक्षा था, सर्वदलीय बैठक लेके निर्णय लेना चाहिए था। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि गुड न्यूज का, मैं इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ है। सिलेंडर महंगा हो गया है, आज डीजल का प्राइस भी बढ़ गया। मेरे जेब से पैसा जा रहा है। गौर गरीब दलित पिछड़ों के आज भी देखिए ट्रैफिक का इश्यू है। बहुत कुछ। आज देखिए दिल्ली में पोल्यूशन का कितना बड़ा इश्यू है। नरेंद्र मोदी सर या अमित शाह जी एक छू भी नहीं बोला, ना आंदोलन नहीं। बीजेपी का कोई नेता, रेखा गुप्ता जी 1-2 बार फोटोशूट हो गए, उसके बाद कुछ नहीं किया। आज भी लोग मर रहे। आज भी ट्रैफिक का इश्यू दिल्ली में हो या कहीं भी, यही चल रहे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, देखिए सर्वदलीय बैठक बुला के एक निर्णय लीजिए। महिलाओं को इतना ही करना है तो महिला को आरक्षण करना है तो 543 उसमें से 50%
आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन कभी भी महिला को बिल के अगेंस्ट कभी भी नहीं, ना इनका करनी और कथनी अलग है। नरेंद्र मोदी जी का विचार सरणी, उनका विचार गलत मैसेज जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, महिलाओं के बारे में, युवा युवती के बारे में, अग्निवीर योजना के बारे में, किसान के बारे में सोचना चाहिए। और मुद्रा लोन किसी भी गरीब को, आज दाऊद इब्राहिम को लेके आता है, बोला विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, किसी का नहीं, कोई भी। हाँ, हम भी कॉमन मैन अगर गैंग में लोन के लिए गए तो उनको लगता है कि अरे कौन आया, ये लोन होता ही नहीं है। शिवानंद जी, ठीक है, ये सब इश्यू है, ये पूरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी है, जल्द से जल्द रिजाइन देना चाहिए। देश सर्वोपरि है और किसी को भी महिला पंतप्रधान बनाइए, हम स्वागत करेंगे, 100% स्वागत करेंगे। इनका ही 21 स्टेट में चीफ मिनिस्टर इनका है, एक महिला नहीं है राखी जी, एक महिला नहीं है। आज देखिए इनके 31 महिला है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीजेपी में टिकट दिया, उसमें से चार ही कैबिनेट मंत्री है। क्या पावर है निर्मला सीतारमण जी? राकेश जी, मैं जवाब दूं? फाइल आता है, रबर स्टाम्प लग जाता है, एक सेकंड, क्या निर्णय कुछ होता है नहीं है। तो मेरा इतना ही दुख है। आज देखिए श्री राम प्रभु जी के उद्घाटन को मुर्मू जी को नहीं बुलाया। हमारे मुर्मू जी मैं शिवानंद जी एक रिक्वेस्ट है, एक तो क्या है, पूरा का पूरा हम महिला आरक्षण पे ना चले जाएं, हम पश्चिम बंगाल पे और महत्वपूर्ण पहले चरण की सीटों पर हैं, तो हम वहीं सीमित रहें। हो सकता है कुछ आगे पीछे बातें निकल जाती हैं, लेकिन पूरा ही एक तरफा चले जाएंगे तो बड़ी दिक्कत सी हो जाती है, फिर उसको संभालना। तो बस रिक्वेस्ट है कि हम इस प्रथम चरण पे रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। राकेश जी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपका भी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर का भी, लेकिन महिला आरक्षण मुद्दा पश्चिम बंगाल हो या पूरा देश में, तमिलनाडु में, ये मुद्दा तो उठेगा ही, 100% उठेगा। ट्रेड डील, एस्टीन फाइल, महंगाई, अग्निवीर योजना 100% निकलेगा, क्यों नहीं? 100% पूछने का अधिकार कॉमन मैन हूँ, सबको अधिकार है। ठीक है शिवानंद जी, चलिए वापस आती हूँ जल्दी से। ठीक है, जल्दी से वापस आती हूँ। एहतेशाम जी जुड़े हमारे साथ। हाँ एहतेशाम जी, हाँ ठीक है सर, आज आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा था, इसलिए ऐसे पूछना पड़ता है, कई सारे मेहमान, पता नहीं चलता कनेक्ट है कि नहीं है। ठीक है एहतेशाम जी, ये तो पहला चरण जो है बहुत महत्वपूर्ण है टीएमसी के लिए भी। तो एक छोटे से उसमें यदि मैं जानने की कोशिश करूं कि 152 में से कितनी सीटें टीएमसी निकाल लेगी, क्योंकि ये जो सीटें हैं बहुत अहम हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, हर तरह का वर्ग इस पहले चरण में शामिल होगा। देखिए राकेश जी, सबसे पहले नमस्कार। आज का चुनाव प्रचार जो है समझिए कि पहले 23 तारीख को लेकर के ये खत्म हो चुका है, और 152 सीटों पर जो 2 दिन के बाद में इलेक्शन होगा, कल के बाद में परसों 23 तारीख को, तो ये सीट में हमारा प्रेजेंट अभी 100 से ऊपर हमारी कैंडिडेट है। तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल इत्मीनान है राकेश जी कि यहाँ हम लोग 100+ से भी ज्यादा यहाँ पर हमारी 152 सीटों में से आएंगी, इसलिए कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने इस हिसाब से समझ लिए कि पश्चिम बंगाल में विकास का काम किया। मैं बता सकता हूँ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जुमला की बात करते हैं, और एक तरफ हमारी नेत्री ममता बनर्जी है तो विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं। तो ये बात समझ लीजिए, सबसे बड़ी हथियार हमारा 94 योजनाएं राकेश जी हमारे लोग सरकार ने की हैं। तो आप सबसे बड़ा समझिए, हमारे 2 करोड़ 42 लाख माताओं बहनों के अकाउंट में डायरेक्ट 1500 रुपया, SC OBC को 1700 रुपया डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। ये सबसे बड़ा समझिए कि हमारे पश्चिम बंगाल में, भारत के किसी भी राज्य में इस तरह के लोगों को, महिलाओं, हमारी माता बहन को नहीं मिलता है। और समझिए कि हमने अभी हमारे जो युवा है, तकरीबन 62 लाख युवा को जो मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कर करके जो बेकार है, उनको 1500 रुपया डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाता है। और जीवन से लेकर मृत्यु तक के, स्वास्थ्य साथी से लेकर करके हमारे कन्याश्री, रूपश्री, बहुत सारे समझिए कि हम लोगों ने आवंटन किए हैं हमारे प्रदेश के लोगों के लिए। तो ये हम लोग इत्मीनान है और बहुत ही अच्छे ढंग से इससे के भारतीय जनता पार्टी एक तरफ देखिए कि सिर्फ जुमलों की बात करते हैं। या क्या कहा उन्होंने, क्या एक काम कीजिए भाइयों बहनों, हमारी सरकार बना दो, हम पश्चिम बंगाल के माताओं बहनों को 3000 रुपया अकाउंट में देंगे। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो हमारी अभी बीजेपी की सरकार 15 महीना पहले बनी है, उन्होंने दिल्ली के माताओं बहनों से वादा किया था कि 2500 रुपया हर एक महीना दूंगा, लेकिन आज तक अभी 1 पैसा नहीं मिल पाया। आप देखा होगा कुछ दिन पहले बिहार में इन्होंने सत्ता में बैठे, और वहाँ क्या हुआ, वहाँ भी माताओं को 10,000 रुपया करके
इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डायरेक्ट अकाउंट में दिया, और उसके बाद में जब वहाँ सरकार बन जाती है राखी जी, तो वहाँ माताओं बहनों से 10,000 रुपया वापस मांगते हैं और इस तरह के बोलते हैं। तो बहुत सारी जो शिक्षित महिलाएं थी बिहार की, उन्होंने कहा कि मैं 10,000 वापस दे दूंगी, बट लेकिन हमारे वोट वापस कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह कर रही है, जुमलाबाजी है। इसलिए पश्चिम बंगाल में जुमला की सरकार नहीं चलेगी, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी। हमारी पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, तो मोदी जी सबका साथ बोलते हैं, सबका विकास बोलते हैं, सबका प्रयास बोलते हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोगों का समझ लिए विकास के हैं, हम दो हमारे दो। आप सोचिए कि अडानी अंबानी के लिए के काम करते हैं और जो गरीब हमारे हैं और गरीब हो रहे हैं, अब बड़े लोग जो हैं बड़े हो रहे हैं। बीच के आदमी के समझ लिए दूरी ये खत्म कर दिए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी देश में विराजमान हुए हैं, तो पश्चिम बंगाल एक ऐसी समझ लिए राज्य है। आप पर बताइए 58 लाख लोगों का नाम बाद हुआ राकेश जी, कितने घुसपैठिया निकले ये बार बार डेली, इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। घुसपैठिया बांग्लादेशिया रोहिंग्या बोलते हैं। आज कितने जब चुनाव आयोग से जब सवाल करते हैं आपके जैसे मीडिया के कितने घुसपैठिया निकले, तो बोले होम मिनिस्टर से पूछा जाएगा। आज जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी से जब पूछा गया कि कितने घुसपैठिया कितने रोहिंग्या निकले, तो बोले कि भाई चुनाव आयोग बताएगी। तो बताइए इस तरह की सिर्फ जो है पब्लिक के साथ में झूठ और फरेब गलत इस तरह के बयानात से यहाँ के लोग बिल्कुल भी राखी जी भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी को यहाँ से किसी भी कीमत पर हम समझते हैं आने वाले दिनों में इनकी 50 के भी आंकड़ा जो 4 मई का दिन होगा 50 का भी आंकड़ा पार नहीं कर सकेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। उन्होंने 2014 में लोगों से वादा किया, देश के वादी लोगों से 15 लाख रुपया नहीं मिला, 2 करोड़ नहीं मिला, 70 के पेट्रोल 35 रुपये नहीं हुआ, 400 का सिलेंडर 200 रुपये नहीं हुआ। तो ये सुन के कान थक गए हैं। अभी पश्चिम बंगाल में अभी मोदी जी जो है देखिए क्या नहीं करता है, राजनीति क्या क्या नहीं करता, क्या क्या न किया हमने सितम राजनीति के खाते जो एक गाना है, तो उसी पर मैं बैठा दे रहा हूँ कि क्या क्या न किया हमने सितम राजनीति के खातिर। तो क्या पश्चिम बंगाल में अभी आके मूढ़ी खा रहे हो, जो हमारे यहाँ का समझ लिए पश्चिम बंगाल का बहुत फेमस समझ लिए शाम में हम लोग सुबह में और दोपहर में हम लोग खाते हैं मूढ़ी। तो ये मूढ़ी को लेकर करके यहाँ एक नया समझ लिए एक ये कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राखी जी इनका सपना साकार नहीं होगा। और 4 मई को आपके चैनल में स्वदेश टीवी में जब बैठेंगे राखी जी, आप डिबेट में रहेंगे, हम लोग पूरे पश्चिम बंगाल में 200+ सीट लेकर के आ रहे हैं और चौथी बार हम लोग सरकार बना रहे हैं, चौका मार रहे हैं, डायरेक्ट 4। ठीक है एहतेशाम जी, चलिए अच्छा है, टीएमसी का ये कॉन्फिडेंस है और जनता जनार्दन तय करेगी कि आखिरकार किसको कितने नंबर ऑफ सीट से आगे बढ़ाना है। जावेद जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी सुन पा रहा हूँ। जावेद जी, मैं क्योंकि आज पूरी चर्चा ना क्योंकि प्रथम चरण की जो वोटिंग होगी उसको लेकर कर रही हूँ, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है। तो मेरा जो अभी सवाल है, जो 152 सीटें होंगी पहले चरण की, सिर्फ उन पर फोकस्ड है। उस नजरिए से यदि हम देखने की कोशिश करें तो AIMIM को मैं कहाँ आंकूं? MIM ज्यादा सीटों पर तो पहली बात तो वो लड़ ही नहीं रही है। और सबसे पहले मैं आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सभी लोगों को, सभी पार्टी को लेके एक अच्छी चर्चा का आपने शुरुआत की है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके चैनल की ऐसी दिन रात तरक्की हो। हाँ, अब मैं बंगाल चुनाव के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि जो ये हम अपनी पार्टी से जो हमने कैंडिडेट उतारे हैं वो कोई सरकार बनाने की उसमें नहीं है, लेकिन हाँ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी कैंडिडेट उतरे हैं, 8 या 10 जो भी कैंडिडेट हमारे उतारे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बंगाल की जो आवाम है वो हमें सपोर्ट करे और हमें हमने जो हैदराबाद जो अलग अलग स्टेटों पे हमारी पार्टी काम कर रही है या डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसे देख के हमें सपोर्ट करें। हमारी पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है, बांटो और राज करो की नीति पे काम करती है। वो तो हिंदुओं के भी सपोर्ट में नहीं है, उनके भी खिलाफ रहती है। वो चंद लोगों के लिए काम कर रही है और देश का माहौल खराब कर रही है। देश में पेट्रोल और डीजल और CNG के रेट कहाँ चले गए, और अब तो ये बात रसोई तक पहुंच चुकी है कि इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि सिलेंडर 3500, 4000, कहीं 6000 में भी नहीं मिल पा रहा है।
और जब इनकी क्या कहते हैं, जब दूसरी पार्टियों की सरकार थी, यही भारतीय जनता पार्टी जो 150 रुपए बढ़ जाते थे तो एकदम रोड पे आ जाया करते थे। और इनके खिलाफ आज की डेट में अगर कोई सड़क पे आता है या कोई इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उन्हें जेल में डालने का काम और ईडी का रेड करवाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इन्हीं बातों को सब लेके ये जनता अपना फैसला लेगी और जो सही काम करेगा, जो सही मुद्दों की राजनीति करेगा, जनता, बंगाल की जनता उन्हें वोट करेगी। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। संदीप जी, 152 सीटों का विश्लेषण आप कैसे देखते हैं? बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, हर वर्ग जो है इसमें शामिल होगा। और ये भी तय है कि पिछले 2 इलेक्शन से हम देखें तो उसके बाद ये 26 का चुनाव बहुत अलग तरीके से है। तो एक विश्लेषण इसका समझने की कोशिश करें तो कैसे देखते हैं? देखिए राखी जी, बंगाल का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में लंबे समय से है, मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ वो इस बार बंगाल में है। हालांकि ताकत पहले भी 3 बार लगा चुके हैं, लेकिन ममता के सामने मुंह की खानी पड़ी है बीजेपी को, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इस बार वो वाकई चाहते हैं कि कुछ अलग हो, चूंकि वो उड़ीसा जीत चुके हैं और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पता नहीं नेता क्या कह रहे हैं। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ये बात कह गए बंगाल के अंदर कि विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो पूरे देश में हंसी उड़ाई जा रही है इस बात की। जहां प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं, विश्व गुरु बनने की बात कह रहे हैं, वहीं बीजेपी के जो को-फाउंडर मेंबर रहे मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने आज पब्लिक मीटिंग में बहुत सारे मीडिया हाउसेस के सामने ये बात कही कि हम कभी विश्व गुरु थे, लेकिन अगर आज के तारीख में कोई हमें विश्व गुरु कहने की बात करता है तो मुझे बड़ी हंसी आती है और बड़ा दुख होता है ये सुन करके। तो खुद ये देखो चीजें कहां से कहां जा रही है, हमारे नेताओं को नहीं पता वो कितना बरगला रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बंगाल जीतना चाहते हैं, चाहे बात 152 सीटों की हो या अगले चुनाव अगले दौर की हो, राखी जी सबसे महत्वपूर्ण है बंगाल के लोगों से कनेक्ट करने के लिए बंगाली भाषा में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आपने जहां जहां ममता बनर्जी को सुना होगा, ममता बनर्जी को कहीं भी हिंदी में बोलते हुए नहीं सुना होगा। और बीजेपी के जितने नेताओं को आपने सुना होगा, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, जो फेस बनते हैं बीजेपी के जो हैं वो सभी हिंदी में बोलते हैं। और मैं बंगाल गया हूँ, हिंदी का बहुत बड़ा इशू है। वो हिंदी फिल्में जरूर देख लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो पब्लिक गैदरिंग होती है उसमें चीजें सर के ऊपर से निकल जाती हैं। जिस तरीके से डायलॉग मारे जाते हैं वो कनेक्ट उस हिसाब से नहीं हो पाता। जिस तरीके से कोई इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति सामने आ जाए, कोई हिंदी भाषी हो, और कोई सब समझ में आ जाएगा, कोई नहीं आएगा। जब तक अपने घर जाएगा मामला सारा जीरो हो जाएगा। आपने देखा होगा उस तरीके से तालियां बंगाल के अंदर नहीं बजती है, उस तरीके से मोदी मोदी कराने की कोशिश की जाती है, वो बंगाल के अंदर नहीं होता है। तो अगर आप सारी चीजों पर गौर करें, गौर फरमाएं, तो फिर नतीजा यही निकलता है कि आज की तारीख में भी टीएमसी या ममता बनर्जी मोदी और बीजेपी पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, कुमार राकेश जी, आप पहले चरण के की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको कैसे देखते हैं? पहला चरण कितना अहम होगा और वाकई में कितना बड़ा निर्णायक साबित हो सकता है? अभी सबको सुना तो कुछ लाइनें मुझे पुरानी याद आ गई, तो मैं समर्पित करता हूं जितने पैनलिस्ट हैं। और उन पैनलिस्टों में उसमें कई चीजें छिपी हुई हैं। दुनिया हमारी ऊंची उड़ान से अनजान है, दुनिया हमारी ऊंची उड़ान से अनजान है। हार मानने वाले वो लोग थे जो आसमान की ऊंचाइयों से डर गए, ना कि हम। तो मुद्दा ये है राखी जी कि आसमान की ऊंचाइयों पे कौन उड़ रहा है, कौन चल रहा है, कौन विकास की ऊंचाई की बात कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, ये जितने हमारे पैनल में बैठे लोग हैं सबको सत्य पता है। सच से कोई भी अछूते नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी स्वार्थपरक राजनीति है। उस राजनीति से बेचारे इतने मजबूर हैं, हम जैसे लोग नहीं है, संदीप जैसे लोग नहीं हो सकती। बाकी लोग अपनी अपनी पार्टियों से बंधे हुए हैं, बंधना भी चाहिए,
तो उस परिप्रेक्ष्य में हम ये बात कर सकते हैं कि जो बातें कही जा रही है, जो बातें तो ये कही जा सकती है, जो बातें कही जा रही है। आपने पहले चरण की बात कही, उस चरण में माँ माटी मानुष की बात कही गई। संदीप जी ने काम उठाया है, भाषा की बात उठाई। शायद इनको नहीं पता है कि भाजपा की कार्यशैली क्या है। हालांकि बहुत सारी चीजें कांग्रेस की जो उल्टी पुल्टी थी भाजपा में आती जा रही है, वो चिंता का कारण है भाजपा के लोगों के लिए। जो आपने मेंशन किया अभी, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो उनकी संगठन शैली है, उसके लिए 2014 में जब बीजेपी जीत के आई थी, तो कांग्रेस की अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी ने कहा CWC की मीटिंग में, कोट एंड कोट, काश हमारे पास राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसा संगठन होता और भाजपा का संगठन होता। अब मुद्दा आती है कि क्या हवा है, क्या माहौल है। AIM का बेचारा, वहां पार्टी का कुछ नहीं है, वो बेचारे बहुत जावेद ईमानदार व्यक्ति लगे, उन्होंने स्वीकारा जितना वोट काट सकते हैं काट दे, 1% 2%। लास्ट टाइम भी वही आया था, इस बार भी वही आएगा। प्रेजेंस दिखाना है, अपनी पार्टी की है, दुकान चलनी है, ओके। TMC में जो लोग थे 3 वर्षों के चुनाव का विश्लेषण करें तो TMC जो है कांग्रेस का परिष्कृत संस्करण है। तो कांग्रेस के लोग तो आ ही गए उसमें, फिर उसमें जो लेफ्ट के लोग थे CPI CPM के, वो भी आ गए। और अभी आपने चुनाव आयोग का सुना होगा कि कैमरा बंद नहीं होगा, क्योंकि TMC के लोग कैमरा बंद करके वोट छापने का या वोटिंग का काम किया करते थे। ऐसे कई कंप्लेंट पिछले कई चुनाव में कई दलों के द्वारा किए गए। तो अब तमाम समीकरणों के तहत फिर उसमें SIR का मामला आया, 91 लाख वोट का मामला आया, फिर एक नया सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन आया, 27 लाख। पूरी जद्दोजहद चल रही है भाजपा में और TMC में। कांग्रेस कहीं भी प्लेयर नहीं है। वो भी लास्ट टाइम 2 पॉइंट समथिंग % वोट उनको आया था, लेकिन बेचारे अधीर रंजन चौधरी जी हैं, अधीर हैं, अच्छे नेता हैं, मैं मानता हूं हमारे अच्छे मित्र हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने संघर्ष करने की भी कोशिश की। उनकी ममता की कभी पटरी बैठ नहीं सकती। प्रियोदा थे, प्रियंदास मुंशी, तो सब एक ही तरह के यूथ कांग्रेस के लीडर रहा करते थे। मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूं। अब मुद्दा जो है माँ माटी मानुष में क्या ममता जी ने उसको पुरस्कृत किया। आर्थिक स्थिति जो बंगाल की गिरी, ज्योतिदा के सामने, ज्योति बाबू के सामने में बिगड़ी नहीं थी, तो उतनी समरी नहीं थी, तो बिगड़ी भी नहीं थी। लेकिन करीब लाखों करोड़, लंबा आंकड़ा है, से नीचे कर्ज में दबा हुआ है बंगाल। आखिर क्या देना चाहते हैं बंगाल को? क्या बताना चाहते हैं बंगाल को? क्या मानुष की बात करना चाहती हैं आप? कौन सा मॉडल है जिसपे हम गर्व करें एक भारतवासी, हमारे बंगाल में ये है, जो कि बंगाल ने इतिहास दिया। बंगाल ने कई ऐसी फैक्ट्रियां दी। बंगाल एक शीर्ष पे था। जो डाटा था, कभी 12 रुपए, 11.5 रुपए देता था पूरे भारत की वैश्विक जो हमारी GDP कह लीजिए, उसमें योगदान था 5.5 रुपए का योगदान है। तो ये सब जो आंकड़े जो है वो झूठ नहीं बोलते, हम आप कोई झूठ बोल सकता है। जो तथ्य है वो गलत नहीं हो सकता है। उसको नैरेटिव में जितना लपेटना चाहे चाशनी में अपने अपने हिसाब से लपेट ले। तो मुद्दा जो राखी जी है, जो अभी देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। पिछले चुनाव संदेश खाली चला गया। कितनी महिलाओं का शोषण हुआ उन्हीं TMC के कार्यकर्ताओं के द्वारा। कौन नहीं मानता? पूरी फिल्म की 4 फिल्में बन जाए उस पे। आई बीन देयर। मतलब हम रो भी नहीं सकते और हंस नहीं सकते। काट बनने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसी कई घटनाएं घटी। और आप चाहते क्या है? राज्य के लिए, देश के लिए एक फंडा तो साफ होना चाहिए। अच्छा कहें बुरा कहें, बीजेपी का सिर्फ विजन तो है कि हम आपको आर्थिक स्थिति से निकालेंगे, आपको हम एक नया स्वरूप देंगे, डबल इंजन की सरकार देंगे। अब ममता दीदी बोल दें कि हमने भाई 15 साल में ये बेस्ट किया, 15 काम किया, लोग उनको वोट देंगे। लेकिन कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक बरगलाएंगे, कब तक लोगों को भ्रमित करेंगे? तो ये जो चुनाव है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आर पार की लड़ाई है। इसमें कई तरह की बातें हैं। जिस तरह घुसपैठिया पड़ा, अब बीच में रिपोर्ट आई थी कि भाई बांग्लादेश से घुसपैठिए कैसे आते हैं, तो बीच में सुरंग टनल बना हुआ है। ऐसे कई लोग हैं, ये अंदर सुरंग से आते हैं। हम तो सोचे थे पहले कि इजराइल में सुरंग हुआ करता था, हमास वाले बना देते या फिलिस्तीन वाले बना देते टनल्स में जाकर के लोग कैसे बमबारिंग होती थी। मुझे लगा बंगाल में बनता है क्या। उसमें कई हमारे पुलिस के कई मित्र हैं, सीनियर हैं, वो माथा पीट लिए, भैया हम तो जितना सोचते नहीं उसके आगे ही लोग काम करते हैं। वहां सारा बन जाता है लोगों का। 10 से 12 हजार रुपए खर्च कीजिए, आधार बन गया, आपका पैन कार्ड बन गया, सब बन गया,
फिर मकान खरीदिए, नागरिक बन जाइए। भाई हमारा भारत धर्मशाला तो नहीं है ना, आश्रय स्थिति तो नहीं है ना। इसमें जितने पैनल में बैठे हुए सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है कि ऐसी चीजें जो भारत को प्रभावित करती हैं, हमारे विकास को प्रभावित करती है, हमारे आर्थिक स्थिति प्रभावित है, एकजुट होना चाहिए, जिसे कहते हैं राष्ट्रवाद। बाकी व्यक्तिवाद तो चलता है, चलता रहेगा। तो हमारे सबसे भी अपील है और लोगों से अपील है, अब जो जनता है, वहां की वोटर्स है, अब ये क्या रूप दिखाएंगी जितना त्रस्त के बाद वो देखेंगे। यदि लगेगा उनको हम उसी स्थिति में जीने को मजबूर है, वो जिएंगे। लेकिन मामला आर पार की है इस बार राखी जी। अब देखिए जो वोट सर्वे आ रहे हैं भाजपा को ये बता रहे हैं, अभी जो आपने कहा कल जो 152 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, 77 सीट जो पूरे बीजेपी को मिली थी, उस आउट ऑफ 77 59 जो है सीटें इसी क्षेत्र से भाजपा को मिली थी। ये बहुत ही चैलेंजिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। भाषा की बात के माँ माटी मानुष की बात के, माँ बेचारी है, माटी का पता नहीं, मानुष बेचारा भ्रमित है। अब आगे देखते हैं क्या मॉडल बनता है देश का। जो हमारे बंगाल का जो गौरव हुआ करता था, उसको किसी ने काट करके पुराने हमारे राजनेताओं ने पूर्व से पश्चिम कर दिया। ये पश्चिम बंगाल हो गया, हमारा बंगाल क्यों नहीं हुआ। बहुत सारी बातें कहने के लिए, ठीक है, बहुत सारे मेहमान समय मांग रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा पहले एहतेशाम जी आपसे, मुझे सुन पा रहे हैं एहतेशाम जी? चलिए एहतेशाम जी कनेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर जिन्होंने समय मांगा था वो अपनी बात रखे। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। इसके बाद शिवानंद जी। हाँ राखी जी मैं ये कहना चाह रहा था, मेरे साथी पत्रकार राकेश जी ने कहा बंगाल ने हमें क्या दिया। देखिए बंगाल ने एक तो हमें राखी जी वो दिया, जैसे गलत बयानी कर रहे हैं, बंगाल ने बहुत कुछ दिया, आज की तारीख में क्या नहीं दिया। गलत बयानी मत कीजिए। राकेश जी पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, हम आपके गलत शुरू करें, गलत कैसे बात मान रही हैं आप? बाद में आपको मौका मिलेगा। मौका मिलने की बात नहीं है, गलत बयानी करके बात को सिद्ध करने का मतलब। कुमार राकेश जी एक सेकंड सुन ले हम फिर बोलेंगे, ठीक है। डोंट मिसकोट मी। राखी जी एक तो बंगाल ने हमें ये दिया, जैसे हम सभी जेंट्स बैठे हैं और आप एक तरीके से हम सबको लीड कर रही हैं, तो ऐसा बंगाल ने एक चेहरा दिया जिसने सरकार बना करके दिखाई, और बड़े बड़े जो अपने आप को विश्व गुरु मानते थे उनको 2-3 बार पटकनी दी। ये काम बंगाल ने करके दिखाया, जिसको आज हमारी संसद डिमांड कर रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना। दूसरे बंगाल ने क्या बोला, कोई नहीं बोला, मैंने क्या बोला, आप क्या मिसकोट कर। संदीप जी कुमार राकेश जी दोबारा से क्लियर करिए, प्लीज बोलने तो दीजिए, वो बात ही पूरी नहीं कर पाएंगे। मैंने ऐसा कुछ बोला राकेश जी आपका बंगाल का योगदान था 12% ये सुनते आधा बोलते ज्यादा है। राकेश जी आपका बीजेपी प्रवक्ता भाजपा गलत है, बोलूंगा भाजपा गलत, कांग्रेस गलत बोलूंगा, आप नहीं बोल सकते। राकेश जी प्लीज रुकिए, बाकी लोग समय मांग रहे हैं। आप लोग आपस में झगड़ा करेंगे ना तो बाकी लोग तो बोल नहीं पाएंगे। प्लीज एक मिनट रुकिए। राकेश जी क्यों लवादा उधर उड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषण का काम कर रहे हैं कांग्रेस का। पहले सॉरी राकेश जी खुशखबरी दे दूं आपको पहले, राकेश जी का बीजेपी प्रवक्ता के लिए नाम चल रहा है, ये मुबारकबाद देता हूं मैं इनको। अब बात सुन लो राकेश जी। अब राकेश जी ये देखिए बंगाल ने क्या हमें कोई ललित मोदी दिया जो देश के चुनाव लगा के भाग गया? क्या बंगाल ने हमें कोई भैया मिसकोट कर रहे हो, मैंने क्या बोला और क्या बोल रहे हो आप? अरे भाई आप मेरी बात को सुना ही नहीं आपने। प्लीज रिकॉर्डिंग सुनिए आप गलत बोल सर एक मिनट, मैं बस एक लाइन बोलूंगी। मुझे कभी अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने किसी भी माननीय पैनलिस्ट का ऑडियो म्यूट कराऊं। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं प्लीज एक एक करके बोलिए, कोई भी तकलीफ है अपने समय में बोलिए। कुमार राकेश जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या बाकी लोग समय मांग रहे हैं, आप लोग का ऐसे झगड़ा शुरू होगा वो पहुंच नहीं पाएंगे। प्लीज एक सेकंड रुकिए ना, मैं समय दूंगी। बयानी नहीं चलेगी ना, एक सेकंड रुकिए। हाँ संदीप जी कंप्लीट करिएगा। राखी जी देखिए मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। एक तो बंगाल ने हमें एक महिला मुख्यमंत्री दी जिसने सरकार चला करके दिखाई। दूसरे बंगाल ने कोई ललित मोदी नहीं दिया जो देश को चूना लगाकर भाग गया। तीसरे बंगाल ने कोई नीरव मोदी नहीं दिया जो देश को चूना लगा करके भाग गया। चौथा, जिस तरीके से बंगाल से डराने वाली तस्वीरें आ रही है, चाहे सूरत का रेलवे स्टेशन हो चाहे दूसरे रेलवे स्टेशन हो, जिस तरीके से लोग भूखे भाग रहे हैं, किसी के पास गैस नहीं है, किसी के पास तेल नहीं है, किसी के पास सैलरी नहीं है, और वो बंगाल के भी लोग हैं, वो बिहार के भी लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं कि हम वापस कभी गुजरात पलट के नहीं आएंगे। तो वो आईना बंगाल भी देख रहा है, बंगाल के लोग भी देख रहे हैं।
जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने घोषणाएं की हैं, आप मुझे ये बताइए, बंगाल को तो बाद में कुछ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में कोई चेंज बताइए, गुजरात में कोई चेंज बताइए, हरियाणा में कोई चेंज बताइए, मुझे दिखाइए वो आईना जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बंगाल को हम क्या बना देंगे। तो ये जो चीजें हैं जो जमीन पर नहीं है, फिल्मी डायलॉग से देश नहीं चलता, या एक दो मूवी बनाकर किसी का गलत चरित्र चित्रण करने से देश नहीं चलता, या नेहरू जी के ऊपर चीजें डाल देने से देश नहीं चलता। अगर आप नेहरू जी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा नेहरू जी ने देश को क्या क्या दिया। ठीक है संदीप जी, अब एक सेकंड रुकिएगा। खेमचंद जी बोलिए। हाँ कुमार राकेश जी प्लीज एक सेकंड। खेमचंद जी बोलिए, शिवानंद जी इसके बाद बोलिएगा। अनम्यूट करिए खेमचंद जी। हरियाणा में हमने करके दिखाया, तभी हमारी तीसरी बार सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में आप चलिए, आपको अगर नहीं दिखाई देता है तो वहां पे जिस एरिया में 6-7 बजे के बाद लोग नहीं निकलते थे, वहां पे आज पूरी रात बांध चलते हैं। मैं मथुरा से आता हूँ, वहां पे आप रियलिटी देखेंगे। पहले ओले पड़े, बारिश पड़े, जो भी फसलों को नुकसान हो, कोई कंपनसेशन नहीं मिलता था, बराबर कंपनसेशन मिलता है। इस साल भी जो वहां पे नुकसान हुआ है उसके लिए भी सर्वे चल रहे हैं, बराबर कंपनसेशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एजुकेशन का सिस्टम बेटर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ, हर जगह हमने करके दिखाया। और वही आज पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, एस्पायरेशन बन रहा है, वो यूथ की एस्पायरेशन बन रहा है कि वाई वी कैन नॉट बिकम लाइक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। और इसी की वजह से आज दीदी पे प्रेशर है। दीदी पर्सनल जब जीती थी तो भी भारतीय जनता पार्टी की मदद से उन्होंने कम्युनिस्ट को हराया था। उस समय एनडीए की पार्ट थी, लेकिन उस एनडीए से बाहर निकलने के बाद जिस तरीके से निरंकुश तरीके से उन्होंने सरकार चलाई और पश्चिम बंगाल को धकेल दिया। वो पहले जमीन की बात करती थी, पश्चिम बंगाल के लोगों की बात करती थी, गरीबों की बात करती थी, अब परिवार की बात करती हैं, अब अपने भतीजे की बात करती हैं। अब उनको पश्चिम बंगाल के लोगों की जरूरत नहीं है, उनकी बात करने की जरूरत नहीं है। या वो घुसपैठियों की बात करते हैं, कट्टरपंथियों की बात करती हैं। खेमचंद जी उनके लिए भी कहा जाएगा कि उन्होंने भी कुछ किया ही होगा, तभी 3 बार जनता ने जिताया। ऐसे उनके लिए भी कहा जा सकता है। नहीं किया, उन्होंने किया इसीलिए 15 साल उनको मौका मिला। पर 15 साल में अब वो पूरी तरीके से आज पश्चिम बंगाल की जनता उनसे एडजस्टेड हो गई है और पूरी तरीके से परेशान है। अब शिवानंद भाई ने भी बहुत सारी चीजें बोली, टॉयलेट नहीं बनाए, काम नहीं किया, बहनों के नाम घर नहीं बनाए। अरे 4 करोड़ से ज्यादा घर बना है और घरों में जो मालिकाना हक है वो बहनों को दिया गया। मुद्रा लोन में आप देखेंगे अधिकतर जो मुद्रा लोन है, जो 40 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन मिले हैं, उसमें महिलाओं के नाम पे मिले, SC/ST के नाम पे मिले, ओबीसी के नाम पे। ऑफिशियल डेटा शिवानंद भाई, आप तो मीडिया के बड़े नाम हैं, बड़ा संस्थान भी चलाने जा रहे हैं या चलाते हैं। आप ये ऑन रिकॉर्ड आप सर्च करवा के मंगाइए कि मुद्रा लोन में जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो महिलाओं की, SC/ST की है, और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिलीवरी दी है, उन्होंने काम किया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ही नहीं जा रहे लोगों के बीच में, वो जा रहे हैं अपने काम को साथ में लेके, नेतृत्व के विजन को लेके, हमारे संकल्प पत्र को लेके। इसलिए आज लोग हम कॉन्फिडेंट हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। राखी जी मैं ये पूछना चाहता था, मेरे साथी ने बहुत अच्छे से बताया। देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी जी चला रहे हैं, अच्छा बहुमत भी मिला है। लेकिन अगर इतने अच्छे काम हुए थे तो पूरा विधानसभा के बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ, राखी जी तो आप बताइए या मुझे कोई भी पैनलिस्ट बताए कि वहां पर बीजेपी की कितनी सीटें हैं और विपक्ष की कितनी सीटें हैं। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। आप ये बताइए कि लोकसभा के बाद जितने भी उपचुनाव हुए उसमें विपक्ष को कितनी सीटें आई और पक्ष को कितनी सीटें आई, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आई? ऑलमोस्ट सारी की सारी उपचुनाव के बाद सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लोकसभा में मानते हैं कुछ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन वहां पे चलाया गया, वहां पे अफवाह फैलाई गई कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, SC/ST का हक मान लिया जाएगा, और उसका एक आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट वहां पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला। लेकिन आएगा 1 सेकंड रुकिए, इसका भी जवाब आएगा। मैं पहले कंप्लीट करूं, सब लोग समय मांग रहे हैं। 1 सेकंड शिवानंद जी बोलिए, कुमार राकेश जी इसके बाद। हाँ बोलिए शिवानंद जी। राखी जी, मेरे मित्र नेशनल चैनल पे इतना क्या क्या झूठ बोल दिया। यूपी में चांगुर बाबा का बात किया है, राम के जो मंदिर में आप लोगों ने गाय काटने चंदा लिया, आप हिमायू को 1000 करोड़ दिया, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड। कहाँ है CBI, कहाँ है ED? मैं पूछना चाहता हूँ मेरे मित्र खेमचंद जी को, बताइए 1000 करोड़ हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के लिए शिवलिंग ढूंढना, अब बीजेपी का नैरेटिव RSS यही है। और दूसरी बात, मैं राकेश कुमार सर ने जो बोला था सोनिया गांधी जी, वाह 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 RSS, कभी भी नहीं बोला।
आपने कभी भी नहीं बोला, नेवर नहीं आरएसएस के बारे में कभी भी माननीय सोनिया गांधी जी मेरी माँ समान है। शिवानंद भाई, सोनिया गांधी जी को छोड़िए, इंदिरा गांधी की बात करिए। इंदिरा गांधी की बात करिए, आरएसएस के बारे में क्या बोलती थी? आरएसएस के वर्कर को दिल्ली में क्यों बुलाया गया? 2014 से लेके 2000 सरदार पटेल ने बैन कर दिया था। मैं बीजेपी को नेता को मेरे मित्र को पूछना चाहता हूँ, कितना महिलाओं के बारे में संदीप भाई, पटेल साहब के बैन के बाद आरएसएस के वर्कर ने दिल्ली के राजपथ पर परेड की थी। खेमचंद जी रुकिए मुद्रा लोन प्लीज। के बारे में भी झूठ बोला खेमचंद जी, मुद्रा लोन के बारे में भी आपने आंकड़ेवारी झूठ बोला। मेरे मित्र राकेश कुमार सर जी बोला आरएसएस ने सोनिया गांधी, कभी नहीं बोला। दूसरी बात देखिए, महंगाई चरम पल्स पर है। आपको महंगाई नहीं लग रहा है? पता नहीं। किसान आज भी सुधार कर रहे हैं। आप लोगों ने अग्नि योजना में बारे में सब नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से लेके 2026 तक हमेशा झूठ बोला, भावनाओं में बह जाते हैं शिवानंद जी इतने सारे मुद्दों को लेकर। शिवानंद जी इतने सारे मुद्दों को लेकर कहां चले जाते हैं? मैंने पहले भी कहा था वेस्ट बंगाल पर रहिए फिलहाल तो। नहीं राखी जी, ये पूरा पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु या केरल, कहीं भी ये मुद्दा महंगाई चरम पर है। किसान के बारे में, युवा युवती के बारे में, अग्नि योजना के बारे में 100% चर्चा होगा। मुद्रा लोन आदरणीय देश के पंतप्रधान, आप ही देखिए प्राइम मिनिस्टर फंड में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, बॉन्ड के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है। आज देखिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, यूपीए का निकालिए, एनडीए का निकालिए, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये दो हम खानेंगे। इनका एक ही है, बकासुर रावण जैसा आने दो, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आने दो, लेकिन एक बार कभी ना कभी पलटेगा, तब देखिए हिसाब तो होगा, 100% होगा। ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, मैं बहुत जल्दी से क्लोज करूंगी। और जावेद जी कुछ कहना चाहते हैं? राखी जी, हाँ, मैं सब पूरा पैनलिस्ट को और आपको भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, मणिपुर बचाइए। राखी जी मुझे 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। सर 10 सेकंड, 1 सेकंड। ऊपर जिस तरह से अन्याय हो रहे, माता भगिनी ऊपर अत्याचार हो रहे, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, चुनाव उनको प्यारा हुआ है। ठीक है शिवानंद जी, ठीक है शिवानंद जी, सुना मैंने। एक मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। जावेद जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बोलिए। 90 लाख नाम कटे हैं सर, 90 लाख नाम कटे हैं, इसका कितना प्रभाव होगा? बहुत विरोध में थी, टीएमसी से पूछना था पर वो कनेक्ट नहीं है। अब कुछ बोलना चाहते हैं जावेद जी, प्लीज जल्दी से। हाँ कुमार राकेश जी, बस 1 सेकंड सर, बहुत देर से। शिवानंद जी खाली दिख रहा है, वो तो खाली दिख रहा है, हम लोग कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ बोलिए जावेद जी, प्लीज जल्दी से। नहीं सब है जैसे क्या कहते हैं, काम कीजिए, आपको म्यूट करिए बाकी लोगों को। आप देख लीजिए। जावेद जी आप बोलिए। राखी जी 10 सेकंड। 1 मिनट कुमार राकेश जी, 1 सेकंड। डेवलपमेंट का ये काम कर रहा है कि हमने ये अच्छे काम करे, कहीं कुछ भी नहीं है, 0/0 है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है कि नितिन गडकरी जी, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप दीदी के बारे में बात कर रहे हैं, ममता जी के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 0 सन्नाटा उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया हुआ है। अब ये बोलने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि गडकरी जी ने क्या करा है, कि अपने दोनों बेटों को ये इथेनॉल के नाम पे जो कंपनियां जी ने जो काम किया है वो तो आप सबने, उन्होंने जो काम करे सब पता है। सर आप कहाँ वेस्ट बंगाल के साथ साथ क्यों दूसरे लोगों की भी पोल खोल रहे हैं बैठे बैठे? कहाँ हम तो बात बार ममता दीदी की कर रहे हैं, हम वेस्ट बंगाल की कर रहे हैं, अब आप लोग धीरे धीरे सबको धीरे धीरे उजागर कर रहे हैं। मैंने एक शुरुआत में बात कही थी 152 सीटें, पहला चरण कितना अहम। ठीक है, अब कुमार राकेश जी कंप्लीट करिए। 3 बातें हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत सारी बातें हुई हैं। संदीप जी शायद बताएंगे कि पिछले 15 वर्षों में वेस्ट बंगाल आर्थिक रूप से, जो मैंने कहा, डाउन हुआ है, लाखों रुपया खर्च है या नहीं है। संदेश खाली घटनाओं को संदीप जैसे महान व्यक्तित्व समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। रही बात सोनिया गांधी के द्वारा आरएसएस सराहने की बात, मेनी न्यूज क्लिपिंग्स, कई टीवी में वो खबरें चली, उनके आधार पे मैं बोल रहा हूं। और बाकी जो मेरे सूत्र हैं, शिवानंद जैसे सूत्र हैं कांग्रेस में, उनके आधार पे बोल रहा हूं। तो मैं झूठ बोलता नहीं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं और रिकॉर्डेड बात है। रही बात विकास की बात जो कर रहे हैं, विकास पे बात होनी चाहिए। अडानी अंबानी 10 साल में पैदा नहीं हुए थे, सबको पता है।
आपको बोलने का मुद्दा है बोलिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन तथ्यात्मक बोलिए, फैक्ट बोलिए, सत्यों पे आधारित घटना बोलिए, नैरेटिव मत बनाइए। मेरे सबसे मिलकर यही आरजू है, कुछ देश के लिए सोच लीजिए। संदीप जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। देखिए राखी जी, एक तो मेरे साथी को ये करेक्ट कीजिए, ये जो हमारे कई टीवी चैनल बोलते हैं कि अब हमने इस्लामाबाद जीत लिया, ये जीत लिया, वो जीत लिया, उनकी बातों को वो सोनिया गांधी जी के ऊपर भी बोल सकते हैं और राहुल गांधी जी के ऊपर भी बोल सकते हैं। सोनिया गांधी की प्रवक्ता नहीं है, ऐसे मैं जानता हूं, मैं बोलूं क्या? ऐसे नेशनल चैनल पर जो फेक खबरें दिखाते हैं उनका जिक्र हमें नहीं करना चाहिए। उनका जिक्र हमें नहीं करना चाहिए। रही बात आपने संदेश खाली का, राखी जी संदेश खाली का बहुत अच्छा जिक्र मेरे साथी ने किया, तो संदेश खाली पर मैं ये बताना चाहता हूँ राखी जी, आज ईडी का छापा पड़ा बंगाल में एक पुलिस अधिकारी के यहाँ। वो पुलिस अधिकारी ममता बनर्जी का जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वहां पर उनकी पोस्टिंग रह चुकी थी, तो इसलिए छापा पड़ा। जबकि सहारनपुर के डीएम, सहारनपुर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के डीएम रहे मनीष बंसल, ज्ञानेश कुमार जी के समर्थन करते हैं, आगरा, उनको आगरा में पोस्टिंग दे दी गई है और समर्थन करते हैं। मुझे लगता है आज पॉलिटिकल पार्टियों से ज्यादा, मुझे लगता है राजनीतिक दलों से ज्यादा झगड़ा एक विश्लेषक और पत्रकार के बीच में हो रहा है। क्या ठीक है? ठीक है, चलिए समय बहुत हो गया सर, बैठेंगे, अभी तो प्रचार थमा है, अभी वोटिंग वाला दिन भी है और नतीजों पे तो हम आएंगे ही। पूरा कितने % वोटिंग है उसका भी कैलकुलेशन करेंगे। फिलहाल समय बहुत हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए चुनाव है, ये होगा, जिसके पास जो बातें हैं वो अपना पक्ष रखता रहेगा। सवाल इस बात का है क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है बहुत अहम है। लगातार जीत दर्ज करने वाली ममता बनर्जी को हराने के लिए, वहां कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पहले चरण के जो मतदान होंगे और वाकई में जो नंबर ऑफ कहते हैं ना परसेंटेज जो निकलेगा वोटिंग का, उसके बाद कई सारे समीकरण सामने आएंगे। देखिए क्या कुछ निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।